नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में 11 स्पेशल के साथ मैं हूं आसिया। झारखंड में मानसून की बारिश गर्मी से राहत तो लेकर आई है, लेकिन इस बरसात ने उन तमाम विकास के दावों की भी पोल खोल दी है। गांव हो या शहर, सभी जगह की तस्वीर लगभग एक सी है। सीवरेज और ड्रेनेज की व्यवस्था ऐसी है कि यह सुविधा नहीं बल्कि आफत बन गई है। पहले देखिए ये रिपोर्ट। सड़क पर पानी, घर में पानी, रसोई में पानी, पानी में डूबा गांव और शहर, नदी और डैम में भी बढ़ा पानी। कहीं बारिश से ढह गया गरीबों का आशियाना, कहीं घर, सड़क और नाला हुआ एक समान। बारिश ने किया बेहाल, पानी पानी हुई जिंदगानी। मानसून की बारिश और यह हाल अमूमन हर शहर हर गांव का है। मूसलाधार बारिश ने शहर की सूरत तो बिगाड़ ही दी है। गांव देहात में रहने वाले कई लोगों के लिए इस मौसम में गुजारा करना जद्दोजहद से कम नहीं। देवघर जिले के जसुडीह के कुशमाहा गांव में एक गरीब का घर इस साल का बरसात नहीं झेल पाया और ध्वस्त हो गया। परिवार बच गया, लेकिन अनाज और बर्तन सब कुछ दब गए। गोमिया में लगातार बारिश से चतरोचट्टी में एक विधवा का खपरेल मकान का आधा हिस्सा गिर गया। अब जो बचा है उसमें रहने से वह खौफजदा है। अनाज से लेकर हर जरूरी सामान भी घर में दबकर बर्बाद हो गया। दुमका जिले में तेज बारिश से कई घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। निचले स्थानों में रहने वाले लोगों का हाल बरसात ने बेहाल कर दिया है। रजरप्पा में लगातार बारिश ने गरीबों के आशियाने को भी पानी पानी कर दिया। बारिश से खपरेल घरों में पानी रिसने से रत जग्गा शुरू हो गया। महिलाएं पानी फेंकने में ही परेशान हैं और बारिश इनके लिए किसी आफत से कम नहीं। धनबाद में तो बरसात ने निगम और जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। सड़कों पर जल जमाव और पुल के टूटने से लोग परेशान हैं। बरसात ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की भी कलई खोल दी है। सरायकेला में चांडिल डैम का 3 गेट आधा मीटर करके खोला गया। गेट खुलने से डैम के विस्थापितों को राहत मिलेगी। वहीं जमशेदपुर के कदमा और सोनारी क्षेत्र के लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। जमशेदपुर में लगातार बारिश की वजह से चांडिल डैम के 5 फाटक खोले जाने से स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। तटीय इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तपती गर्मी के बाद मानसून का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। पक्के मकानों में रहने वाले लोगों के लिए ये बारिश सुहानी हो, लेकिन एक बड़ी आबादी सीवरेज और ड्रेनेज की मुकम्मल व्यवस्था नहीं होने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता में सेंधमारी से परेशान है। ये तस्वीरें इसी की बानगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो देखिए, बरसात की शुरुआत में ही किस तरह से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सीवरेज ड्रेनेज की लाख दावे किए जाते हैं, चाहे नगर निगम ये दावा करे, सरकार ये दावा करे, लेकिन हर सरकारों में हालत कमोबेश ऐसी ही रहती है। दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन आम जनता काफी परेशान होती है। बारिश की शुरुआत में ही तमाम सड़कें लबालब भर जाती हैं। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है, कई जगह घरों में भी घुस जाता है। राजधानी रांची में भी तमाम जगह नालियां बनाई गई, लेकिन उन नालियों का हश्र क्या हो रहा है, क्या सड़कों का पानी नालियों में जा रहा है, वो तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर से मेहमान जुड़े हुए हैं। देवेंद्र सिंह हैं, बीजेपी नेता। आपका स्वागत है देवेंद्र जी। बरसात का मौसम आ गया है और सड़कें अब बेहाल नजर आ रही हैं। जमशेदपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर बाढ़ का खतरा भी मंडराता रहता है। जो निचले इलाके के लोग हैं, क्या तैयारियां नजर आ रही, क्या खामियां नजर आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जमशेदपुर में यहाँ 2 गवर्नमेंट चलती है जी। एक टाटा स्टील की है, एक सरकार की है। तो इनकी जो टाटा स्टील की जो व्यवस्थाएं हैं वो करीब 30, 35, 40 साल पहले था कि ड्रेनेज सिस्टम कैसा रहेगा, पानी का निकास कैसा रहेगा। तो उसमें कुछ कुछ तो ठीक है, लेकिन जो सरकारी क्षेत्र है, इसमें मानगो क्षेत्र है या बिरसा नगर का क्षेत्र है या शास्त्री नगर कदमा का क्षेत्र है या बागबड़ा का जो मैक्सिमम जो एरिया है,
बरसात के समय बिल्कुल एकदम घरों में पानी घुसता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उनको हम बचा सकें जी। और अभी टाटा स्टील के क्षेत्र में जो बहुत सुंदर कहलाता है, अब यहाँ भी ये पोजीशन यह है कि इनकी व्यवस्थाएं 30, 35, 40 साल पहले बनी थी। अब ये जब जो ही बारिश ज्यादा हो जाती है, 1-1.5 घंटा हो जाती है, तो सड़कों पर कम से कम 2-2, 3-3 फुट पानी लग जाता है। और जो छोटे छोटे जो बस्तियां है, स्लम क्षेत्र है, उनके घरों में पानी घुस जाता है। जितने बड़े बड़े मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बने हैं मानगो क्षेत्र में, सोनारी के क्षेत्र में, कदमा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में जो जमशेदपुर के इर्द गिर्द जो एरिया है, उनके बिल्कुल 3 फुट, 5 फुट, 7 फुट पानी घुस जाता है और कार तैरने लगती है। तो सरकार की व्यवस्था, अभी छोटा सा जो तूफान आया था उसी में सरकार की पोल खुल गई कि सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं है। अभी पब्लिक जूझ रही है इस व्यवस्था से, सरकार अभी इस मुद्दे पर अभी सावधान नहीं है। टाटा स्टील का जो एरिया है, आपने कहा कि वो भी अब ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्या जो 30-35 साल पहले व्यवस्था की गई थी उसे फिर रिनोवेट नहीं किया गया? कोई और प्लानिंग नहीं की गई कि कैसे शहर के लोगों को इस पानी से निजात मिले जो बारिश के मौसम में सड़कों पर जमा हो जाता है? बिल्कुल नहीं हुआ ना। वही तो मैंने कहा कि 30-35 साल पहले जो व्यवस्था खड़ी थी वैसी व्यवस्था है, अब वो लोड नहीं ले पाता है। जैसे उदाहरण के रूप में जो एयरपोर्ट इनका जो टाटा स्टील का बना है, उसमें के बगल में कदमा और सोनारी का आधा क्षेत्र पानी निकलता है। अब वहाँ बड़ी बड़ी बस्तियां बस गई हैं, वो छोटा जो नाली है वो पानी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो 1.5 घंटे के बारिश में लोगों घरों में पानी घुस जाता है। तो टाटा स्टील को सरकार के साथ बैठ करके इस मुद्दे पर गहनतापूर्वक विचार करना चाहिए कि 35 साल पहले हमने जो डेवलपमेंट का जो खाका खींचा था वो बर्दाश्त शहर नहीं कर पा रहा। शहर की जनसंख्या दुगना हो गई। जो 35 साल पहले जो जनसंख्या थी आज उसकी डबल जनसंख्या हो चुकी है। पहले 2 तल्ला मकाने हुआ करती थी, अब 7 तल्ला 8 तल्ला मकाने बन गई है। तो कहीं ना कहीं सीवरेज सिस्टम और पानी निकासी दोनों भयंकर फेल है। सरकार इन मुद्दों पर गंभीर नहीं होगी तो आने वाला कल और भी बदतर होगा। कि टाटा कहता है ना, टाटा बहुत सुंदर एरिया है, अवार्ड मिलते रहता है, लेकिन ठीक है, अवार्ड अभी सफाई की है टाटा कंपनी का, जो अपना जो मजदूर जहां रहते हैं वहां तो कुछ तो ठीक है, लेकिन जहां जो प्राइवेट सेक्टर जो लोग रहते हैं अपने घर बना करके, वो भी टाटा कंपनी का ही एरिया है, तो वहाँ बहुत दिक्कत स्थिति धीरे धीरे पैदा हो रही है। और जो सरकारी एरिया में तो छोड़ दीजिए, वहाँ तो भगवान भरोसे है। इससे पहले आपकी सरकार थी और उस वक्त क्या कोशिशें हुई, अब और क्या कोशिशें हो सकती थी जो नहीं दिख रही हैं? देखिए, हमारी सरकार थी तो कुछ प्लानिंग बनी उसमें, जैसे कि मानगो जो क्षेत्र है जी, बहुत बड़ा एरिया है जो बिल्कुल सरकारी एरिया है। वहां पर बिल्कुल करीब 105 करोड़ का वहां पानी लोगों कैसे मिले, हमारी सरकार ने उसको बना करके दे भी दिया। और कैसे वहां सीवरेज सिस्टम बने उसका भी टेंडर हुआ। लेकिन चूंकि अब नई सरकार आ गई है, अब इनको देखना है। उसी प्रकार से आदित्यपुर क्षेत्र को देखिएगा तो हमारी सरकार ने वहां पर सापुरजी पालम जी ग्रुप को 250 करोड़ का आसपास का टेंडर दिया पानी और सीवरेज सिस्टम का। तो हमारी सरकार ने काम करने का प्रयास किया, लेकिन इन सरकार के आने के बाद जो सड़कें बन रही थी, तो प्लानिंग नहीं हो पाई ना देवेंद्र जी, वो प्लानिंग एग्जीक्यूट कहाँ हो पाई? 5 साल का वक्त मिला, स्थिर सरकार थी, तो वो प्लानिंग कहाँ एग्जीक्यूट हुआ? नहीं, सही नहीं, प्लानिंग तो देखिए वो काम तो चल रहा है ना, वो काम चल रहा है, ऐसा नहीं काम नहीं चल रहा है। लेकिन देखिए इनके सरकार के आने के बाद हेमंत जी की एक गोविंदपुर में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था 4 लेन रोड का, जो वहां से शहर की तमाम गाड़ियां बाहर घाटशिला कलकत्ता चली जाएंगी। आज वो प्रोजेक्ट रुक गया, पैसा खर्च सरकार नहीं कर रही है। तो हमारी सरकार ने जो पैसा ग्रांट किया और ठेकेदार ने बनाना प्रारंभ कर दिया, जो ही सरकार बदला तो ठेकेदार को लगा कि हमें पैसा अब नहीं मिलेगा, उसने बोरिया बिस्तर बांध करके वो जाने का प्रयास करने लगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार, हम आरोप नहीं लगा रहे सरकार पर, ये सत्यता है, हम भाषण नहीं दे रहा हूं, ये सत्यता है। तो हेमंत जी को और बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पश्चिम, हम यहाँ से मैं भी चुनाव लड़ा पश्चिम भाजपा से, हमारे प्रतिद्वंदी थे, तो कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है ना उनके एरिया में। तो सरकार बिल्कुल फेल। अभी एक एरिया है कदमा में जहाँ बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री है, उनके घर के बगल से मात्र 200 मीटर दूरी पर वहाँ 2 बड़े बड़े मोहल्ले हैं। वहाँ ये हाल है कि 6 महीने से लोग कीचड़ में चल रहे हैं, वो कंप्लेन कर करके थके हुए हैं लोग। उनके मोहल्ले के बगल में 100 मीटर दूरी पर एक ऐसा मोहल्ला है अनिल सुरपत में, जहां सैजन जो गाछ होता है जी, उस पर करीब 18 नंगे बिजली के तार बांध दिए गए। तो मंत्री हैं वो, तो ये व्यवस्थाएं चल रही है। मैं अब बोलिए कि मैं
विपक्ष में बीजेपी वाला हूं तो मैं आरोप लगा रहा हूं, लेकिन सत्य को आज क्या है जाकर देख लेंगे, मीडिया भी छाप रही चीजों का। सलाह तो क्या हमारा है कहना है देवेंद्र कि जी, सरकार आप को भी इस सजग होने की क्षेत्र जरूरत है। के प्रतिनिधि हैं, आप भी जी। खड़े हुए थे इलेक्शन में, क्या विजन है, कैसे ये समस्याएं यहाँ जी, से जी, दूर हो सकती हैं? देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। जी। सरकार को रचनात्मक सोच ला करके और पैसे खर्च करना चाहिए। भारत सरकार जो अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर जो रुपया राशि भेजती है उसका सही तरीके से खर्च होना चाहिए। समस्या का निदान तो संभव है, क्यों नहीं होगा, होगा ही। लेकिन अभी तक जो 1.5 साल के साल है, हमें तो नजर नहीं आ रहा कि लोगों ने एक नया सड़क भी बनाया हो इस जमशेदपुर के इर्द गिर्द कहीं भी गवर्नमेंट का। लेकिन हमारी सरकार थी तो सड़कों का जाल बिछ गया था यहाँ पे। आपके पत्रकार बताएंगे, यहाँ जो जमशेदपुर यूनिट के जो पत्रकार हैं, कितने सड़कें बनी हैं, लेकिन इनके आने के बाद एक सड़क 1 फुट नहीं बना है। और जहां तक जल अभी तो निकासी की सरकार बात के है, पास बहुत कोरोना का बदतरीसी होने वाली झुंझुना और भी है होगा। देवेंद्र जी। देखिए, ये तो पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है कोरोना से, पूरा विश्व जूझ रहा है, तो झारखंड भी उसी में है और हम भी कोरोना में, हम लोगों को सहायता हम लोग कर रहे हैं। तो केवल कोरोना के बहाने से विकास रुक जाएगा, ऐसा नहीं चलना चाहिए। ठीक है, कोरोना से हमें लड़ना है, कोरोना के प्रति सरकार को सजग रहना, हमें भी सजग रहना है। उसकी लड़ाई हम बीजेपी साथ हेमंत जी को देगी और दे भी रही है। हम तो फ्री में लोगों को भोजन हम लोग बांटते हैं, राशन बांटते हैं, सरकार देश ही नहीं दे, हम तो बांटते हैं ना इस मुद्दे पर। लेकिन कोरोना के नाम पर सरकार विकास के लिए भाग नहीं सकती, ये मेरा कहना है। और देवेंद्र जी, जमशेदपुर राज्य में ऐसा शहर है जहां पर बाढ़ का खतरा मंडराता है। निचले इलाकों में स्वर्णरेखा नदी है, खरकई नदी है और सभी अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस बार बारिश अच्छी होगी, ये भी अनुमान लगाया है मौसम विभाग ने। ऐसे में क्या तैयारियां दिख रही हैं, और जो तैयारियां अगर नहीं हो रही तो क्या सलाह है, क्या सलाह सरकार को देना चाहेंगे, किस तरह वहां पर प्रबंध करना चाहिए ताकि लोग? देखिए, सलाह मेरा यही है जी। देखिए, एक तो खरकई स्वर्णरेखा का पानी जब भी डैम, उड़ीसा डैम जब खुलता है तो खड़कई नदी में बाढ़ आती है, तो बागबड़ा का जो निचला एरिया है और कदमा का जो निचला एरिया वो डूबने लगता है। तो सरकार को चाहिए कि जो भी ये बने हुए हैं बड़े बड़े नाले, उसमें स्विच गेट का निर्माण करे। पहले जो स्विच गेट बने थे वो सब सड़ गए हैं अब। तो क्या होता है कि पानी नदी से बैक मारता है और मोहल्लों में और जो बस्ती घुसना शुरू करता है और बस्तियां डूबना शुरू कर देती हैं। तो सरकार को पहले स्विच गेट जितने भी नदियों में बने हुए हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। उनके जो डैम बने हुए हैं उस पर ध्यान देना चाहिए कि पानी जो नदी का बैक शहर के अंदर मार रहा है। ये बात सही है कि नदी जो यहाँ जो स्वर्णरेखा जो है और जो खरकई है, पहले नदी बहुत लंबा विस्तार था, लेकिन बगल बगल में इतने भी रोड बन गए और नदी हो गई सकरी, नदी पतली हो गई जी। तो नदी को फैलने का जगह पानी का नहीं रहा। तो वो जब नदी भरती है, जब डैम खुलते हैं तो बिल्कुल बैक मारती है और नालों के माध्यम से शहरी क्षेत्र में पानी घुसने लगता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना है कि स्विच गेट बनाएं और स्विच गेट को बंद करें ताकि वो नदी का पानी शहर के अंदर नहीं घुसे। ये तो लंबी योजना है और इस पर पता नहीं कब तक शुरुआत होगी और कब ये अमल में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए देवेंद्र जी, जो निचले इलाकों के लोग हैं उन्हें क्या सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है? विपक्ष के नेता है, सरकार पर दबाव बनाना विपक्ष का काम है जायज मांगों को लेकर। देखिए हम लोग बिल्कुल अभी जो तूफान आया था उसमें काफी लोग उसमें देख रहे थे कि सबके घरों में पानी घुसा। तो हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह कैंप बनाया, सरकार भी कुछ किया उसमें। मैं सरकार का ये नहीं कहता हूँ, सरकार भी कई जगह ले जाने का प्रयास किया उसमें, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने काफी उसमें मेहनत किया। लेकिन जो तरीके से सरकार का जो प्रबंध होना चाहिए वैसा नहीं रहा। सब लोगों का डूब गया घर, बहुत नुकसान हुआ। हमें लगता है कि जमशेदपुर में जो बाढ़ आया था इसमें कम से कम नहीं भी तो करीब 30-35 करोड़ गरीबों का सब नुकसान, टीवी उसका उसमें डूब गया, उसका फ्रिज डूब गया, अनाज डूब गया, खाने का अनाज नहीं, पलंग उनकी डूब गई। तो सरकार की व्यवस्था तो वाकई इसमें थी नहीं, जिसके असफलता के चलते बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता भी अब सजग हैं कि बाढ़ आएगा तो कहीं ना कहीं उनको हटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सरकार को इसमें गंभीर होने की जरूरत है, हेमंत जी को। चलिए, तो देवेंद्र जी, अभी बाकी से अपनी बात आपने रखी है। हालांकि 5 साल का वक्त मिला था बीजेपी को भी, लेकिन उस वक्त भी सिर्फ प्लानिंग ही हो पाई, प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अलग अलग शहरों की समस्याएं हैं, वहां के जनप्रतिनिधि लगातार हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। क्या विजन है और किस तरह और काम करना चाहिए, सरकार को क्या और कोशिशें करनी चाहिए ताकि लोग जो बारिश के मौसम में परेशान होते हैं वो परेशानी लोगों की कम हो, वो परेशानी दूर हो।
क्योंकि बरसात का मौसम जो ये 2.5 से 3 महीने तक रहता है, लोग बहुत ज्यादा तबाह हो जाते हैं। घरें जो कच्चे कच्चे घर हैं वो तब टूटने लगते हैं। जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं, नदियां अगर हैं तो वहां पर बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। और सड़कों का हाल तो बस पूछिए मत। कमोबेश हर शहर में ऐसी नालियां बनाई गई हैं कि नालियों का पानी सड़क पर ही रहता है और ये पानी घरों में भी घुसने लगता है। लौह नगरी के बाद कोयलांचल की स्थिति क्या रहती है बारिश के दिनों में? इस वक्त हमारे साथ निरसा से पूर्व विधायक अरूप चटर्जी जुड़े हुए हैं। अरूप जी, आपका स्वागत है न्यूज 11 भारत में। तमाम शहरों की स्थिति हम जानना चाह रहे हैं। बारिश के मौसम में क्या सरकारों को करना चाहिए, निगम को क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्या वो तैयारियां ही हैं? जनप्रतिनिधि के तौर पर क्या दिख रहा है आपको फिलहाल निरसा में, कोयलांचल में क्या तैयारियां की गई बरसात को देखते हुए? 2 दिन पहले इतनी जोर से बरसात हुई, करीब 203 मिलीमीटर पानी 24 घंटा में ये नापी गई। तो वो बहुत ही जोर से बरसात हुई थी और इसकी प्रिपरेशन स्वाभाविक बात है, हमको नहीं लगता जो सरकार या प्रशासन को थी। तो सारे नदी नाला जितने भी थे वो सारे डूब गए और नाला के बगल में जितने भी घरे थे सारा डूब गए। यहाँ तो काफी लोग आज भी हम समझते हैं जो स्कूल्स में या दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट किए हुए हैं, हम लोग लोकली एनजीओ या सारे लोग मिलकर उन लोगों की खाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। और अगर बारिश नहीं कम होती है, इसी तरीके से बारिश होती है, तो हम समझते हैं जो कई लोग बेघर हो जाएंगे। तो सरकार को इमीडिएटली हम समझते हैं जो जितने भी नाले हैं उसमें जो संकीर्ण हो गई इसको क्लियर करना चाहिए। झीलियां, नदी नाला सारा चीजों को हम समझते हैं जो फ्लो है उसको पूरी ठीक से रखनी चाहिए। और सिर्फ ये नहीं, हम समझते हैं जो पूरी कोयलांचल क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ ओपन कास्ट माइंस एवं तमाम जगहों पर ड्रेनेज सिस्टम जो है काफी खराब है आज भी। तो हम म्यूनिसिपैलिटी से लेकर तमाम जगहों पर हम समझते हैं जो काफी बुरा हालत है, बहुत लोग बेघर हो गए इस बार। चलिए, तो कोशिश जो हो अरूप जी वो कोशिश हुई नहीं, यही नजर आ रहा है फिलहाल। तो तक 2 दिन में जो राहत सामग्री पहुंचना चाहिए था वो इमीडिएटली हुई नहीं। और हम समझते हैं जो देखिए ड्रेनेज सिस्टम तो इमीडिएट सुधार नहीं सकते, ये सरकार दर सरकार चली आ रही है, लेकिन अभी तक जितनी होनी चाहिए काम वो हुई नहीं। कोलियरी इलाका है ये अरूप जी, और सबसे बड़ी बात कि अक्सर बारिश के मौसम में भूधसान की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसे देखते हुए ना तो बीसीसीएल ना सीसीएल प्रबंधन कोई कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, ऐसे कि बालू भर दिया गया है और कई बार ये जानलेवा भी साबित होता है और बारिश के दिनों में ये खतरा और दुगना बढ़ जाता है। कोई अलर्ट ऐसे इलाकों में किया गया है या लोगों को हटने की सलाह दी जा रही है? बीसीसीएल और ईसीएल को बोलकर हम लोगों ने पोकलेन या जेसीबी या तमाम चीजों को लेकर, मशीनरीज को लेकर वो क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन हम समझते हैं जो पर्याप्त नहीं थी वो। और इमीडिएटली लोगों को, सरकार को चाहिए जो घर धंस गई उसको घर, उस बेघर को घर देना, या लोगों की राशन पानी कपड़े लत्ते सारा चीज बह गई, वो तमाम चीजों को इमीडिएटली सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। इससे पहले भी सरकार रही, लेकिन जो ईमानदारी दिखनी चाहिए बारिश के मौसम में जो दिक्कतें होती हैं अरूप जी, उसे देखते हुए नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा संजीदा इन मामलों को लेकर सरकार हो पाती है। बारिश से पहले के वो इंतजाम ना तो निगम की तरफ से दिख रहे हैं, ना ही सरकार की तरफ से कोई प्लानिंग नजर आ रही है। जो पिछले कई
23 सालों से जो होनी चाहिए थी, जिस तरीके की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, चाहे कोई भी सरकार रहे, देखिए एक सरकार को हम लोग जिम्मेवारी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी प्रोजेक्ट है, प्लान तरीके से होनी चाहिए, और जो होनी चाहिए तो उस हद तक अभी तक नहीं हुई। हम समझते हैं जो इमीडिएटली कम से कम नगर निगम क्षेत्र में, कम से कम शहरी क्षेत्र में इमीडिएटली काम तत्परता से करते हुए ड्रेनेज सिस्टम से लेकर तमाम चीजों को ठीक करनी चाहिए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है जो नदी नाला ये तमाम चीजों में कोई भी कंस्ट्रक्शन ना हो, वो कंस्ट्रक्शन अगर होती है तो हम समझते हैं जो अंचल अधिकारी को इमीडिएटली नापी करते हुए जिला प्रशासन को उसको खाली करना चाहिए। सही कहा अरूप जी आपने, ये किसी एक सरकार के काम की बात नहीं है, एक फुल प्रूफ प्लानिंग होनी चाहिए। क्या लगता है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये सलाह आप लोगों का भी कर्तव्य है कि सलाह दें कि प्लानिंग क्या होनी चाहिए? अपने अपने इलाकों को बेहतर तरीके से हर जनप्रतिनिधि जानता है और मालूम होता है कि वहां पर जरूरतें क्या है। तो क्या जरूरत है धनबाद की, निरसा की, क्या प्लानिंग होनी चाहिए? क्या इसके लिए कभी पहल हुई है? प्लानिंग भी होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की डीपीआर भी बनती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाती है, लेकिन केंद्र सरकार की फाइलों में पड़ी रह जाती है। ना वो राज्य सरकार उतनी तत्परता से उतने फंड दे सकते हैं, ना केंद्र सरकार उस पर कभी भी इम्पोर्टेंस देती है। तो हम समझते हैं जो तत्पर होकर इन तमाम फाइलों को क्लियर करना चाहिए, और पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब प्रत्येक वर्ष, ये ऐसा नहीं है जो इस वर्ष ही आया, ये अगले वर्ष भी आएंगे, फिर अगले वर्ष भी आएंगे। जैसे जैसे नदी नाला और संकीर्ण होगा ये प्रवाह और बढ़ेगी, और हम समझते हैं जो लोगों को और बेघर होना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार को इमीडिएटली जो प्लान किया हुआ है, डीपीआर बनी हुई है, उसको सैंक्शन करते हुए आगे लोगों को कठिनाई ना हो इस पर देखना चाहिए। चलिए, तो लोगों की समस्याओं के साथ हैं जनप्रतिनिधि और उन्हें भी अंदाजा है कि उनके क्षेत्र में क्या दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात वहीं आ जाती है कि इतना लंबा कोई प्लानिंग खींचता है, योजनाएं इतनी लंबी हो जाती, इतनी दूर तक जाती रहती हैं कि योजनाओं का बजट बहुत भाग जाता है। कई बार योजनाएं बंद हो जाती हैं, कई बार अधूरी रह जाती हैं और खामियाजा जनता भुगतती है। और लगातार इस साल भी सरकारी यहाँ आती रही, जाती रही, लेकिन उसके बावजूद भी जो हाल हो रहा है, अभी शुरुआती बारिश में, अभी जुलाई अगस्त का पूरा महीना बाकी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इन 3 महीनों में लोगों की हालत क्या होती होगी, जिनके घरों में पानी घुस जाता है या जिनकी सड़कें चलने लायक नहीं होती, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आना जाना काफी मुश्किल होता है। कई ऐसे अरूप जी, कई ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल टापू बन जाते हैं, लोगों का कनेक्शन ही टूट जाता है, टेम्पोररी पुल बना होता है वो भी ध्वस्त हो जाता है। यानी ये जो 3 महीना है ये बहुत आफत वाला रहता है, और मौसम विभाग का अलर्ट भी है कि भारी बारिश होगी इस बार, तो यानी लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है इस बार का बरसात। हम समझते हैं जो इतनी जोर से बरसात हुई, लोगों को और बेघर होना होगा। तो बरसात लोग ऊपर वाले के भरोसे है, जो बरसात थोड़ी कम हो, रेगुलर हो, तो हम समझते हैं जो लोग राहत मिले, और नहीं तो जो प्लानिंग है हम समझते हैं जो लोगों को बेघर होना ही पड़ेगा। चलिए अरूप जी बने रहे हमारे साथ। इस वक्त जेवीएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रियोदा, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं कि पानी पानी आखिर जिंदगी कैसे हो गई है। पिछली सरकार भी रही 5 साल तक, उसने भी तमाम दावे किए, ये भी कहा कि प्लानिंग हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लेकिन वो प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हुई। और देखिए बारिश के मौसम में सुप्रियोदा आप भी झेलते होंगे सड़कों की जो स्थिति है, जो नालियां बनी हुई हैं उन नालियों में पानी नहीं जाता है, पानी सड़कों पर रहता है। क्या पहले से तैयारी नहीं हुई थी? सरकार पर किस तरह से दबाव डालेगा जेएमएम की बारिश में लोगों को राहत मिले, कम से कम अब जो सरकार के बचे हुए कार्यकाल है उस पर इस पर काम हो? निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर जो प्लानिंग हुआ पिछले 5 सालों, आप सुन पा रही है ना जी? हाँ, जो पिछले 5 सालों में जो काम हुआ, यहाँ सड़कें नीचे हैं और नालियां ऊपर है। आपका जो ये जो शहर का जो वाटर लॉगिंग है, उसका यदि मूल कारण देखिएगा तो उसका मूल कारण ही यही है, प्रकार से प्लानिंग हुआ सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम का। और साथ साथ आप देख रहे होंगे कि जो ग्रामीण इलाके वहां का जो
अभी हम लोगों का जो रिंग रोड बना है उससे हटिया डैम का जो कैचमेंट एरिया है वो रुक गया। अब क्या है कि वहां जो पानी भर जाता है तो वो पानी जाएगा कहाँ? आप तो पैसे छोड़े नहीं, ड्रेन आउट करने का भी तो आपको पैसे चाहिए। तो आप जब उस काम को किए ही नहीं, आप हरमू रोड में सबसे ज्यादा वाटर लॉगिंग होता है, इसका कारण ही यही है। आप देखिएगा आपका जो बिल्डिंग है न्यूज 11 का, उसका थोड़ा सा आगे आइए और उसके बाद में ये जो किशोरगंज का चौक है वो इलाका पूरा डूब जाता है, क्योंकि निचला इलाका है, पहाड़ी से पानी आ जाता है उधर से हरबू से भी। लेकिन वहां जो नाली बनी है उस नाली में जल प्रवेश का कोई स्थान ही नहीं। उसी प्रकार आप बड़ियाचुर रोड में जो वाटर लॉगिंग होता है, चाहे करमचोली में होता है, वहां पर भी नालियां के ऊपर बनी और सड़कें नीचे रह गई। तो ये जो मास्टर प्लान बनाने वाले लोग हैं, ये सिर्फ झारखंड जब से बना सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम में, उस समय तत्कालीन शहरी विकास मंत्री थे आदरणीय रघुवर जी, उनका मैनहट प्रकरण हम लोग सबको जानते हैं। पिछले सरकार में भी सीवरेज ड्रेनेज का एक काम हुआ, उसका भी हम लोग स्थिति देख रहे हैं। उसके लिए सीपी सिंह जी भी बहुत बड़ा योगदान दिए हैं उसमें। तो इस प्रकार से यदि कोई मंत्री ही योगदान देते रहे, व्यवसायी योगदान देते रहे, तो लोगों को तो पानी के अंदर जाना ही पड़ेगा। और इस बार चूंकि एक अस्वाभाविक परिस्थिति का निर्माण हो रहा है और वो परिस्थिति अतिवृष्टि के कारण, तो अतिवृष्टि को आप रोक नहीं। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है हमारा स्टेट का कि हम एक पहाड़ी राज्य है, इसलिए बहुत देर तक पानी रुकता नहीं। लेकिन जो निचला इलाका है, जो जलस्तर के एकदम नजदीक, तो वहां पर कुछ परेशानियां निश्चित तौर पे है। इसलिए राज्य सरकार बहुत गंभीर रूप से, आप चाहे वो धनबाद का ले लीजिए, चाहे वो पूर्वी सिंहभूम सरायकला खरसावां का ले लीजिए, हम लोगों ने बहुत प्लान वे में इस बार जो आपका जो शेल्टर होम्स बनाया है, जो नीचे के लोग हैं उनको ऊपर लाके रख दिया जाए और मिनिमाइज किया जाए। आज तूफान के बाद ये शंका बनी हुई थी कि इस प्रकार से कुछ चीजें चेंज होंगी, तो सरकार उस प्रति गंभीर है। हाँ, ये बात सही है कि पिछले 1.5 साल से हद तक हम काम नहीं कर पाए, क्योंकि आप देखे होंगे कि कोरोना से कैसे हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ा। हम राज्य सरकार के तरफ से ये इश्यू कर दिया गया पर्याप्त सभी डिपार्टमेंट को, चाहे रोड का हो, चाहे आरडीओ का हो, चाहे किसी भी का हो, उसमें दे दिया गया कि भाई अब आप काम निकालिए और काम निकालने के बाद में आप त्वरित उस काम को पूरा कीजिए, चाहे वो पुल पुलिया हो, चाहे वो ड्रेन का काम हो, या रोड का काम हो। तो पिछली सरकारों ने जो गलतियां की हैं उसे अब सुधारने का वक्त है। अगर आरोप प्रत्यारोप ही लगते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आम जनता पिसेगी। बने रहिए सुप्रियोदा हमारे साथ, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी और दिखाएंगे आपको कैसे पानी पानी जिंदगी हो रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बारिश ने बेहाल कर दिया है जिंदगी को, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं, सड़कों की जो स्थिति है, नालियों का जो हाल है, उससे लोग बेहाल हो रहे हैं। लगातार जो बारिश हो रही है और जैसा मौसम विभाग ने आकलन किया है, अनुमान लगाया है, इस बार बारिश बहुत अच्छी होगी, तो आप समझ सकते हैं आम लोगों के लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। भले ये खेतों के लिए राहत भरी बारिश हो, लेकिन आम लोग इससे तबाह हो रहे हैं। बारिश लोगों के घरों में पहुंच रहा है और सड़कों पर नालियों का पानी है, पानी निकासी के लिए समुचित व्यवस्थाएं नहीं है। लगातार अलग अलग शहरों से हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कैसे इन तमाम समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ रांची के विधायक सीपी सिंह जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं उनका। सीपी सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। बारिश से आम लोगों का जीवन बेहाल हो रहा है। आप भी सड़कों पर जब निकलते होंगे, स्थिति देखते होंगे। थोड़ी देर अगर बारिश होती है तो कई ऐसे प्रमुख रास्ते हैं जहां पर पानी लबालब भर जाता है। वो तो पठारी इलाका है, पहाड़ी इलाका, इस वजह से बहुत देर तक बारिश का पानी रुकता नहीं। लेकिन निचले इलाकों में ये स्थिति वाकई भयावह हो जाती है। कहाँ खामियां हैं और कैसे इसको सुधारा जा सकता है? देखिए, जो खामियों का सवाल है जी, तो कई तरह की खामियां हैं। सरकार के स्तर पर भी खामियां हैं जी, जनता के स्तर पर भी खामियां हैं,
तो खामियां ही खामियां आपको नजर आएगी। ये तो ठीक आपने कहा कि पठारी इलाका है इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक पानी नहीं रुकता है, लेकिन कई स्थानों पर ऐसा है कि कई दिनों तक पानी रहता है। बिल्कुल। लेकिन खास करके रांची में मैं देखता हूँ कि चाहे मेन रोड हो, हरमू रोड हो, रातू रोड हो, जहाँ भी हो, तो 1-2 घंटा तक पानी तो रहता ही है। उसके बाद जो है सो धीरे धीरे वो निकल जाता है। लेकिन जो निचले इलाके हैं जी, उस निचले इलाके जो खेतों में बने हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब वर्षा होगी तो निचला इलाका है तो ऊपर का पानी नीचे की ओर जाता है जी। वैसी स्थिति में वहां पानी का जल जमाव होगा। उसका कोई उपाय नहीं है जब तक। लेकिन सीपी सिंह जी, जहां अपना उपाय था, नगर हर विकास मंत्री आप भी रहे, जो नालियां बनी हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो नालियां सही तरीके से नहीं बनी? नालियों में पानी जाता ही नहीं, वो पानी सड़कों में रह जाता है। क्या राजधानी की सूरत ऐसी होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप कहाँ की बात बता रहे हैं मुझे नहीं पता है। मैंने बहुत से स्थानों को देखा है जहां पर नालियां बनी है, निश्चित रूप से उस नाली में पानी नहीं जाता है। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा जी, लेकिन मैं दावे के साथ आपको बताना चाह रहा हूं कि पिछली सरकार में उसकी योजना बनी थी जी। पिछली सरकार में पैसे 100 कुछ करोड़ रुपए उसके लिए निर्धारित किए गए थे और उसी के आधार पर वो बना। हमारे नगर विकास से नहीं बना जी। समस्या ये हुआ कि बना दूसरा विभाग से और पब्लिक ये बोलती थी कि भाई ये नगर विकास से बन रहा है जी। गाली सीपी सिंह सुन रहा था। लेकिन सरकार तो आपकी थी ना। मेरा नहीं सरकार, देखिए फिर सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार आपकी नहीं थी क्या? आज की सरकार मेरी सरकार नहीं है क्या? देखिए ये बंटवारा मत कीजिए जी। आज की सरकार जिसके मुखिया हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं जी। मुख्यमंत्री वो है, लेकिन सरकार हमारी भी है, आपकी भी है, एक एक व्यक्ति की सरकार है। मेरा ये लेकिन मेरा तो ये सीपी सिंह जी हक के साथ सवाल भी पूछते हैं ना हमारी सरकार से। हमने चुना, हमारे टैक्स के पैसों से विकास का काम होता है, तो हम हक के साथ पूछ भी सकते हैं। देखिए सुप्रियोदा जुड़े हुए हैं सरकार में शामिल जेएमएम पार्टी से, उनसे भी हम हक के साथ सवाल पूछते हैं। सुप्रियोदा, पिछली सरकार ने प्लानिंग की, क्यों उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया इस सरकार ने, ताकि राजधानी की सूरत बदले, राज्य की सूरत बदले? जो सड़कों की स्थिति रहती है, विभागों का तालमेल नहीं होता, एक बार नालियां बनती हैं, गड्ढे खुदते हैं, दोबारा फिर से पाइपलाइन के लिए कभी पेयजल विभाग नाली सड़क को खोदता है तो कभी बिजली विभाग खोदता है और सड़कों की स्थिति फिर वही हो जाती है। उनको तो अच्छा लगा कि इसकी पिता ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो नाली हम थोड़ी बनाए, वो तो रघुवर जी बनाए थे, क्योंकि सड़क विभाग तो उनका था। अरे वही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि पूरा लूट तंत्र पिछले 5 वर्षों में हुआ। ये नालियां जाम क्यों हैं? तो नगर निगम आपका है। नगर निगम में तो आपने इस प्रकार से कब्जा किया पूरे राज्य में कि जहां पर वोट की गिनती ही नहीं हो पाई और सीधा आपने रिजल्ट घोषित कर दिया। तो ये तो चीजें हम लोगों ने देखा है कि आप लोग कैसे काम किए, तो अब उस काम का भी हिसाब किताब होगा। सीपी दादा यहाँ बैठे हुए हैं, अभी इनको बोलिए ना, थोड़ा रमणीक स्थान बन गया है आपका जो हरमू नदी, बहुत सफाई किए थे वहां पर, पूरा सुंदरीकरण किए थे, कुछ देर टहल के आए उसके बैंक में, हरमू के बैंक में, तो तब उनको मालूम चलेगा कि पैसे का किस प्रकार से भाजपा सरकार के समय उनके मंत्री, उनके ठेकेदार और उनके पदाधिकारी ने मिलकर इसको लूटने का काम किया था। अब उसका हिसाब किताब हो रहा है। जब हिसाब किताब हो जाएगा कोरोना काल के बाद, तब देखिएगा नालियां भी सुधर जाएंगी और ये लोग भी सुधर जाएंगे। तो यानी और इंतजार करना पड़ेगा। अरूप चटर्जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं निरसा से। अरूप जी, सुना आपने, हमारे साथ सीपी सिंह भी हैं, सुप्रियोदा भी जुड़े हुए हैं,
लेकिन क्या फिलहाल आरोप प्रत्यारोप, एक सरकार की अगर खामियां हैं उसे दूसरी सरकार कैसे दुरुस्त करे या आरोप लगाए, या फिर पिछली सरकार मौजूदा सरकार पर पिछली जो सत्ताधारी पार्टी थी वो आरोप लगाए, इन आरोपों में आखिर झेलता कौन है? ये जनता झेलती है, इस चीज को समझ नहीं रहे सत्ताधारी दल। नहीं देखिए, कोई एक सरकार को दोषी नहीं ठहराएंगे, ये तो अरूप जी, आपकी आवाज लगता है कुछ तकनीकी खामियों की वजह से फिलहाल नहीं आ पा रही है, उनसे संपर्क। अरूप जी, आवाज मिल रही है आप? हेलो, हाँ मिल रही। जी जी हेलो जी, अरूप जी बोलिए। जी अरूप जी बोलिए। आ रही है आप? जी देखिए, कोई एक सरकार को हम लोग दोषी नहीं ठहरा सकते, ये एक प्रोसेस है जो लगातार डेवलपमेंट के तरफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। मैं माननीय सीपी सिंह जी को एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, जो हरमू नदी की सौंदर्यीकरण के लिए करीब करीब 100 करोड़ की प्रोजेक्ट थी। वो प्रोजेक्ट से वो नदी को सौंदर्यीकरण नहीं थी, उसमें नाव चलाने की भी योजना थी। आप अगर डीपीआर देखेंगे, उस समय मेरा विधानसभा में भी इस पर सवाल थी, लेकिन वो नदी एक नाला का रूप हो गई। अभी अगर देखेंगे तो कोई नहीं समझेगा जो वो हरमू नदी है, वो एक ड्रेन है, यही लोग समझेंगे। तो इसी तरीके से हम समझते हैं जो व्यवस्था जो थी, आज पूरी व्यवस्था इसकी देन है। एक सरकार नहीं, हम समझते जो लगातार इसकी पिछले 21 साल में हम लोगों की इतनी सुंदर प्लानिंग होती, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती, जो हम लोग रांची को एक सुंदर शहर हम लोग बना सकते थे। हम लोग धनबाद को, जमशेदपुर को, बोकारो को इस टाइप से एक अच्छे शहर बना सकते थे। आज भी हम समझते जो प्रोजेक्ट्स जाती है, ड्रेनेज सिस्टम की जो प्रोजेक्ट्स जाती है, वो केंद्र सरकार को आगे जाती है, और केंद्र सरकार की अप्रूवल के बाद, उनकी फंड अलॉटमेंट के बाद ही फिर राज्य सरकार के द्वारा वो बाकी की पैसा मिलाते हुए वो किया जाता है। तो वो कभी तत्परता से शायद हुई नहीं, जिसके कारण ये अवस्था है आज के दिन। सवाल है हरमू नदी सौंदर्यीकरण, जो बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी कि फिर से हरमू नदी को जिंदा किया जाए। 100 करोड़ की योजना थी, और डीपीआर की बात अरूप जी कह रहे हैं कि डीपीआर भी बनाया गया था कि उसमें मतलब उसमें शामिल है वो कि इसमें नाव चलेगी, लेकिन अगर आप कागज की नाव बनाकर भी उस नदी कहें या नाले उसमें डालेंगे, वो भी अटक जाएगी, इतनी गंदगी भरी हुई है। सीपी सिंह जी, आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है। हरमू नदी पर सवाल हुआ है सीपी सिंह जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हरमू नदी सौंदर्यीकरण पर सवाल अरूप जी ने भी उठाया। 100 करोड़ रुपए का ये पूरा प्लानिंग था, बहुत बहुप्रतीक्षित योजना थी कि उस नदी को फिर से जिंदा किया जाएगा। करोड़ों रुपए खर्च हुए, डीपीआर में शामिल था कि नाव यहां पर चलेगी, लेकिन कागज का नाव भी आप बनाकर डालेंगे, वो भी कचरे में अटक जाएगी। ऐसी नदी बनी या नाला कहें, आप खुद देख रहे होंगे स्थिति। मैडम आप क्या मानती है, जरा आपका भी जरा ओपिनियन समझ जाए, उसके बाद मैं थोड़ा आगे जवाब दूंगा। मुझे तो नदी बिल्कुल नजर नहीं आती सीपी सिंह जी, ईमानदारी से कहूं तो नाले से कम वो नजर नहीं आता। अच्छा, अब मैं आता हूँ। आप कितने दिन से रांची में हैं? मेरा जन्म यही हुआ है, आप बताइए आगे। आप मैडम कितने दिन से जन्म हुआ है ना जी? ऐसा करते हैं, कल तो बंदी है जी, परसों का समय आप रखिए मेरे बिल्कुल साथ। बिल्कुल। और उसमें सुप्रियोदा का, आप सुनिए पूरा बात मेरा सुनिए, आप अपनी पूरी टीम को रखिए जी। आप सुप्रियोदा को ले लीजिए, अरूप सुप्रियोदा शामिल रहेंगे, आप हामी भरिए धनबाद से, ठीक है ना जी? हाँ सुनिए ना, पूरा बात सुन लीजिए, उसके बाद हामी भरवाइएगा जी। और मैं रहूंगा जी। इंजीनियर्स को बुलवा लीजिए, सरकार अभी सुप्रियोदा का है, अपने विभाग के सेक्रेटरी को बुला ले, फाइल लेकर के आ जाएंगे। ये जो हरमू नदी पर जो रोज लोग विधवा विलाप कर रहे हैं ना, उनके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं उस विभाग का मंत्री रहा हूँ जी, और मैं ईमानदारी से यह बताना चाह रहा हूं कि उसका टेंडर भी, उसका डीपीआर
हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री थे उसी समय बना था। जी। नंबर 1, टेंडर उनके कार्यकाल में हुआ। नंबर 2, जी। और आप कह रहे हैं कि नदी नहीं है, नाला बन गया, तो क्या वो कोई बड़ा सोन नदी था क्या, या कावेरी नदी था, या गंगा नदी का पार्ट था? हरमू नदी उसे कहा जाता था, आज भी हम हरमू नदी के नाम से पुकारते हैं। बिल्कुल। 85 करोड़ रुपए की उसका योजना था, 85 करोड़, नॉट 100 करोड़। जी। लेकिन कोई कह देगा 1000 करोड़। अब आप लोग टीवी पर चलाते रहिएगा, इसलिए टीवी पर आते हैं तो पूरी जानकारी लेकर आना चाहिए, ताकि जो इस तरह के भ्रामक वक्तव्य देता है उसको रोका जा सके। जी। तो 85 करोड़ रुपए की योजना थी, और कहां पर नाव चलाने और स्टीमर चलाने और जहाज चलाने की बात है, डीपीआर पता लगता है उन्होंने पढ़ा है। चलिए इस पर दूसरी बात यह है जी कि इस पर एक बार पूरा बात सुन लीजिए। हाँ जी, सुप्रियो भट्टाचार्य जी की सरकार है, मेरी भी सरकार है, लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य जी सत्ता में है जी। मैं कहूंगा कि हरमू नदी का जो बना, निश्चित रूप से उनको जांच कराना चाहिए कि हरमू नदी 85 करोड़ की लागत से बना या नहीं बना, या 5 करोड़ में बन गया, या लोग पैसे खा गए। ये जांच कराना चाहिए, क्योंकि सरकार इनकी है, इनके सेक्रेटरी हैं, इनके सारे लोग हैं। ये रोज बार बार इस तरह की बातें करते हैं, लूट की बात करते हैं। पिछली सरकार में जैसे ये सरकार सत्य हरिश्चंद्र की सरकार है, और बात करने वाले सारे लोग सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंशज के लोग हैं जी। तो इस तरह से बहस का तरीका ठीक नहीं है, मेरा ये कहना है। मैं आप पर करूं आरोप लगाऊं, आप हम पर आरोप समाधान निकलना चाहिए सीपी सिंह जी, यही हमारी भी कोशिश है इस प्रोग्राम के जरिए। मेरा कहना है सबसे मशवरा हम भी ले रहे हैं। मेरा कहना है कि समाधान निकलना चाहिए, और मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, मैं उस विभाग का मंत्री रहा हूं, हमारे कार्यकाल में वो बना है। तो मैं कह रहा हूं कि सरकार को निश्चित रूप से हरमू नदी का जांच कराना चाहिए कि उतना का काम हुआ या नहीं हुआ। चूंकि मेरे पास फाइल आई थी और मैंने कहा कि नहीं इसकी जांच कराओ, जांच कराया गया, फिर आया मुझे संतुष्टि नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि थर्ड पार्टी से जांच कराओ, फिर थर्ड पार्टी से जांच कराया, उसने सही दिया। अब मैं क्या करता जरा बताइए। चलिए भ्रष्टाचार की बात तो यहाँ पर हम कर ही नहीं रहे, हम तो इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं सीपी सिंह जी, कि कोशिश वो नहीं होती ना, बस डीपीआर प्लानिंग जी, प्लानिंग सही तरीके से नहीं होती है सीपी सिंह जी। देखिए नालियां बनी, हम ये नहीं बोल रहे काम नहीं हुआ, लेकिन वो नालियों कह रहा हूँ ये सोच का फर्क है। फिर मैं कह रहा हूँ नहीं, आप जिसको बनाने जा रहे हैं उसका पानी का स्रोत ही नहीं है। हरमू नदी के पानी का कोई स्रोत नहीं है, आज के दिन भी नहीं है। वर्षा हो रही है तो थोड़ा पानी हरमू नदी में नजर आता होगा, बाद के दिनों में जो भी पानी नजर आता होगा वो नालियों का पानी है। तो फिर पैसे खर्च क्यों, फिर वो पैसे खर्च क्यों किए गए? सीपी सिंह जी आपके सवालों का जवाब सुप्रियोदा देंगे, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चलिए सुप्रियोदा, तमाम बातें आपने सुनी। नहीं तो आप सुनिए ना, आप जरा हेमंत सोरेन जी से पूछ लीजिए ना क्यों बनाए थे उसका बिल्कुल मैंने काम करवाया, उन्होंने डीपीआर क्यों बनवाया, उन्होंने डीपीआर क्यों बनवाया। इसीलिए तो सीपी सिंह जी हम भी कह रहे हैं ना कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन भुगतता कौन है? जनता भुगतती है। तो सही तरीके से प्लानिंग नहीं हो पा रही ना, बात तो यही पर आ रही है कि वो प्लानिंग सही तरीके से नहीं हो रही, पैसे तो खर्च हो रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन आखिर वो काम क्यों नहीं आ रहा जनता के? सुप्रियोदा देखिए, हम लोग जैसे हरमू का बात करते हैं ना, तो सीपीदार थोड़ा सुप्रियोदा, क्योंकि ये अभी बोल दी कि डीपीआर बना दिए हैं, ठीक है, हम बता रहे सुप्रियोदा तो आप अरगोड़ा में अब आपका घर भी बन गया, आप अरगोड़ा में शिफ्ट भी कर गए। आप एक बार काम कीजिए, वो नदी अभी यदि इतनी अच्छी है तो इस बार का छठ जो आने वाला छठ है आप उसमें मना लीजिए ना, हम लोग भी जाएंगे रख देने, तो देखिएगा
देखिए इतना हम आपको व्यक्तिगत तौर पे नहीं ऐसा है कहते, सुप्रियोदा, आपकी जो सरकार थी ऐसा ना है, वो आकंठ मैं भी भ्रष्टाचार में आपको डूबी हुई व्यक्तिगत थी। विधानसभा का भवन उसका जीता जाता नहीं, गलत बात उदाहरण है मत जिससे बोलिए। आप कभी अध्यक्ष ना हुआ ना करते ना थे। ना आप और वो भवन किस प्रकार ढह लगता रहा है है, हेमंत सरकार, तो इस तरह से हेमंत जो जी के काम आप सरकार में करते राम गए, राज है। या हेमंत जी राज्य की क्या जनता भुगत रही है, इस बात लोग को क्या समझिए। आप हेमंत भी उसी राज हेमंत में हैं, सरकार में क्या हो आपको रहा भी है हम लोग तकलीफ को होता मालूम है, है। लेकिन आपको तकलीफ होकर भी आप बोल नहीं तकलीफ पाएंगे। क्यों नहीं होगा? हम लोगों को जो हमने तकलीफ देखा है होती है कि हम लोग बोल सकते हैं। हेमंत तो राज इसमें में कहाँ बालू है? की लूट कैसे अब हो तो रहे आपको थे, अरगोड़ा आज में भी रहना लूट कैसे है, हो रही है, तो उधर से ये तो हम आपको लोग रोज देख रहे हैं, गुजरना तकलीफ पड़ेगा, हो रहा है। क्योंकि विधानसभा तो आपका रांची है। तो रोज अब हरमू नदी से जब आइएगा टहल के तुरंत गुजरते देख हैं, लीजिएगा रोज हरमू गुजरते नदी हैं। को। बात वो नहीं है, बात आज जो मूल समस्या मैं है देख कि रहा जल हूं। जमाव का, उस जल मैं जमाव के देख रहा लिए हूं। आप लोगों ने मैं समय रहते कोई काम ही नहीं किया, चाहे वो पहली सरकार हो बाबूलाल जी की। लेकिन सुप्रियोदा, ऐसे आरोप लगाने से कैसे होगा? अब सरकार आपकी है, आपके पार्टी की है, तो अब क्या काम होगा? क्या प्लानिंग की है इस सरकार ने? पहले तो देखिए जो पिछले काम का असेसमेंट होगा, ये पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, ऐसा थोड़ी है कि आप जिस प्रकार से उसको उड़ा दिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब काम सही होगा। सीपी सिंह जी और तो अब- तैयार हैं, जांच के लिए है। तैयार हैं, जांच करिए, सरकार आपकी है सुप्रियोदा। नहीं, सीपीदा को तो जांच का सामना करना ही पड़ेगा, उसमें कहाँ दो मत है, क्योंकि जो इतनी बड़ी पैमाने वो अभी 85 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे। हम तो बोल रहे हैं कि भाई कह जांच सकते कराओ हैं ना, कि वो 100 करोड़ अरे भैया रुपए, जांच कराओ, क्योंकि आपका जो अरे जांच- डीपीआर बना था उससे आप जब CPC काम करवा रहे थे तो आपने एक्सेप्ट किया था एग्रीमेंट को। अजीब स्थिति है, बोलने से तो नहीं हो जाएगा ना, जब जांच होगी तब सारी बातें सामने आ जाएंगी। चलिए ये चर्चा आगे जारी रहेगी। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। मनोज, जो निचले इलाके हैं जमशेदपुर के, खरकई नदी और सोनरेखा नदी, ये दोनों बरसात के दिनों में वहां पर काल बन जाती है। फिलहाल वहां पर क्या तैयारियां दिख रही हैं? देखिए, विपक्ष भी है, सत्ता पक्ष भी है। तैयारियां वाकई क्या वैसी दिख रही हैं कि लोगों को वहां राहत पहुंचे? क्योंकि खतरा बढ़ सकता है, दोनों नदियां खतरे के निशान के आसपास ही हैं। क्या तैयारियां दिख रही हैं फिलहाल? देखिए आसिया, अगर हम बात करें हर अगर बरसात के समय में जिस तरह से वर्षा होती है और खरकई नदी और आपका सोनरेखा नदी का जल स्तर जो जिस तरह से बढ़ जाता है, ऐसे में जो निचली इलाके हैं वहाँ पर पानी का जल जमाव होना स्वाभाविक है। हम लोग हर साल देखते हैं कि लोगों को इस समस्या से झेलना पड़ता है। खास करके जो देखें तो कदमा का क्षेत्र, शास्त्री नगर का क्षेत्र हुआ, या सोनारी का आदर्श नगर हुआ, या मानगो का दाईगुटी का क्षेत्र हुआ, शंकुशाही का क्षेत्र हुआ, ये सब क्षेत्रों में बहुत बड़ी आबादी वाली क्षेत्र है और वहाँ पर ऐसी परेशानी हर साल देखने को मिलता है। तो हम लोग भी जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उनका साफ तौर से मानना रहता है कि जिस तरह से नाले बनाए गए हैं और नालों का जो साफ सफाई नहीं होता है, जिसके कारण है कि उनके घरों तक पानी समा जाता है। और ऐसे में अब देखें तो पूरा बस्ती का क्षेत्र में जल जमाव भर जाने से, कीचड़ हो जाने से काफी परेशानी होता है। सुप्रियोदा, मनोज लौटेंगे मनोज आपके पास। सुप्रियोदा, नालियों की सफाई नहीं हो पाती है, एक आम समस्या है जिसकी वजह से ओवरफ्लो हो जाती है नालियां, सड़कों में पानी रहता है, गंदगी सड़कों पर रहता है। इसके लिए क्या बरसात से पहले कोशिश नहीं की गई थी? क्या विभाग ने इसके लिए कोई संजीदा पहल की थी? देखिए, वही तो हम कह रहे हैं ना कि सभी नगर निगम इन लोगों ने अपने समय पे कब्जा कर लिया गैर लोकतांत्रिक तरीके से। उसी नगर निगम का हम लोग भोग रहे। यहाँ पर कितने पैसे खर्चे हुए, पार्षदगण बोल रहे काम नहीं हो रहा है, मेयर उसके लिए तैयार नहीं है। तो मेयर को तो कुछ तो जवाबदेही है। आज केवल धनबाद का नगर निगम डिफंक्ट है, बाकी तो सब नगर निगम चल रहे हैं। जो जमशेदपुर का इलाका है, जो जुस्को का जो क्षेत्र है, वहां देखिए जुस्को मेंटेन करती है, और बाकी नोटिफाइड एरिया जो है वहां पर जो नोटिफाइड एरिया कमेटी है वो करती है। तो वहां पर तो सभी जगह भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा करके रख लिया। तो काम आप करेंगे नहीं, लोगों को आपके
अकर्मण्यता का फल भोगना पड़ेगा। तो इसके लिए आखिर जिम्मेवारी यदि तय ना हो, समय रहते यदि नालियों का पूरा सफाई ना हो, पंपिंग स्टेशन ना बने, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि हम लोग इस जो अभी हम कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा ही इसको, लेकिन जो अब नोटिफाइड एरिया है या जो टाटा स्टील के अंतर्गत आता है सुप्रयोदा, वो भी 30-35 साल पहले का सारा कुछ सिस्टम है वहाँ, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम। अब आबादी बढ़ी है, सक्रिय हो गई है, नालियां भी, सड़कें भी, अब वहां पर भी दिक्कतें हो रही हैं। तो क्या स्टील प्रबंधन के साथ, टाटा स्टील प्रबंधन के साथ कोई पहल नहीं हुई कि फिर से उसको इनिशिएट किया जाए, या उसको अब के हिसाब से, चूंकि आबादी बढ़ी है, लोग ज्यादा अब हो गए हैं, अब के हिसाब से उसे फिर से उसे रिनोवेट किया जाए? सही है कि जब 2000 के बाद से इस राज्य में अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा आबादी बढ़ी, पहले किसी राज्य ने शायद नहीं देखा होगा कि इतना ज्यादा संख्या में हम लोगों के यहाँ शहरीकरण का विस्तार हुआ है, ये और किसी राज्य में हुआ नहीं। लेकिन उस अनुरूप जो सिस्टम बननी चाहिए, जो रोड की व्यवस्था होनी चाहिए, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करनी चाहिए, सीवरेज ड्रेनेज की व्यवस्था करनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं अभाव रहा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अभी भी समय है कि लॉन्ग टर्म प्लान यदि आप नहीं बनाएंगे, जो अरूप दा कह रहे थे, शॉर्ट टर्म प्लान आप अपने पॉकेट के लिए बनाएंगे, तब तक दिक्कतें होंगी, तब तो इसी तरह शहर अस्त व्यस्त होता रहेगा और आप शांति से घर में रहेंगे। सीपी सिंह जी, आपसे सवाल, ऐसे विभाग को आपने संभाला है, ऐसे विभाग की जिम्मेदारी संभाली है जिसे बहुत कुछ अनुभव आपने किया होगा, कई बार प्लानिंग होती है लेकिन वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती। आप फिलहाल क्या सलाह देना चाहेंगे एक ईमानदार विपक्ष के नाते? क्या सलाह होगी, कैसे राजधानी की सूरत बदल सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूं मैडम, प्लीज डोंट टेक अदरवाइज। जब कोई जवाब देता है तो मैं भी अभी दूसरे चैनल पर बहस ही देख रहा था, ठीक है ना, मैं नेशनल चैनल पर भी बहस देखता हूं, चिल्ला चिल्ली इस तरह होते रहता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, ये बहस का तरीका नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप देखिए इस बात को कि अभी सुप्रयोदा, मेयर वगैरह वगैरह सब पर कब्जा कर लिया, जैसे कोई लाठी लेके कब्जा कर लिया। अरे जनता ने वोट दिया, आपको ठुकरा दिया, तो जनता ने जब वोट दिया वो मेयर बना, डिप्टी मेयर बना, पार्षद बना। बिना काउंटिंग। नंबर 2, सुप्रयोदा को तो, अरे एक मिनट सुन लीजिए ना सुप्रयोदा, आपके बीच में मैंने कुछ कहा क्या? दूसरी बात, सुप्रयोदा को ये भी जानकारी नहीं है मैडम, पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं, मुझे नहीं पता, कि जमशेदपुर में आपका अभी जो रिपोर्टर उसने कहा किसके कारण इस मोहल्ले में नाम लिया, कई मोहल्लों का नाम लिया जहां पानी भर जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जमशेदपुर के अंदर जेएसआर में नोटिफाइड एरिया है, जुगसलाई है, मानगो है, वहां कौन सा चुनाव हुआ है जो वहां भाजपा का कोई मेयर या डिप्टी मेयर है, वहां तो सरकार का नुमाइंदे हैं बैठे हुए, स्पेशल अफसर बैठे हुए हैं वहां पर। सरकार 1.5 साल से जेएमएम की सरकार है जिसमें कांग्रेस राजद शामिल है, तब क्यों वहां जम रहा है भाई? बड़ा ही काबिल लोग हैं, जब काबिल है तो क्यों नहीं वहां काबिलियत दिखा रहे हैं जहां पर भाजपा के लोग नहीं हैं? तो दूसरे पर आरोप लगाने में बड़ा मजा आता है। और मेरा मैडम ये कहना है, इसलिए तो मैंने आपसे पूछा अनुभव के आधार पर आप क्या सलाह देंगे? हाँ, मैं ये सलाह दूंगा। देखिए, मेरा कहना है, सीधी सी बात है, और एकदम मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाह रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक भाव से नहीं बात करूंगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जितने लोग बात करते हैं ना तो लगता है कि वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंशज वही हैं, बाद बाकी सब भ्रष्टाचारी है। आप तो फिर आरोप की तरफ जा रहे हैं सीपी सिंह जी, वक्त कम है, आपके इस अनुभव का फायदा उठाना चाहिए ना सरकार को। मैं ठीक कह रहा हूँ जी, इसलिए मैं ये, हाँ बिल्कुल,
मेरा ये कहना है कि हर सरकार ने अपने स्तर से व्यवस्था किया है। इनकी सरकार है। अब इसको अब 1.5 साल इन्होंने खत्म कर दिया। सिर्फ 3.5 साल बचा हुआ है। 3.5 साल में बेहतर करके दिखाएं, तब कह सकते हैं कि हमने 5 साल में सारी समस्याओं को समाप्त कर दिया। हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। 5 साल 3.5 साल के बाद फिर हम चैनल पर बैठेंगे और बहस करेंगे कि भाई सीपी सिंह जी, मैंने आपसे अनुभव के आधार पर सलाह मांगा था कि आप सरकार को सलाह दें, लेकिन फिर अब बात आरोपों पर राजनीति पे आ जा रही। चलिए, वक्त भी कम है। सीपी सिंह जी, माफी चाहूंगी, वक्त नहीं है। के प्रवक्ता हैं, इसलिए बात आ रही है। जी चलिए, लेकिन अब वक्त नहीं है। सीपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनोज आपका भी, सुप्रियोद आपका भी शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि अब ईमानदार कोशिश होगी सरकार की तरफ से। सिर्फ आरोप लगाने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता बेहाल हो रही है। अगर अभी प्लानिंग नहीं हुई, अभी कोशिश नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में और ज्यादा मुश्किलें जनता के सामने होंगी। फिलहाल आज के लिए 11 स्पेशल में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।